हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर लीगल अवेयरनेस इन पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन से कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं उन्हें इतना तो अंदाज़ा होगा कि 5 चैप्टर ऑलमोस्ट हमने एनसीईआरटी क्लास 12 की जो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके हमने 5 चैप्टर्स जो है ना उसको कंप्लीट कर लिया है। एंड पांचों चैप्टर्स में हम लोगों ने बेसिकली क्या किस चीज़ से डील किया, हम लोगों ने देखा कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, देश को आज़ादी मिली, उसके बाद कैसे कैसे चैलेंजेस से देश ने जो है वो क्या मतलब कौन कौन से चैलेंजेस जो थे वो कंट्री ने फेस किए, उन चैलेंजेस को कैसे डील किया और कैसे डिसाइड किया गया था कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश करनी है। और हमको पता है डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है, तो वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में कितने सारे चैलेंजेस आए, किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, प्लानिंग की गई, वो प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल हुई, कहाँ जाके वो प्लानिंग थोड़ी बहुत फेल हुई, यही सारी चीज़ें जो है वो हमने क्या की देखी। उसके अलावा हमने क्या कि भाई जो इनिशियल जितने भी आपके इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो क्यों रहा, उस पर भी हमने बात की है ना। तो 5 चैप्टर्स में ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें मोर और लेस हमने डिस्कस की। आज जो है आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये डेमोक्रेसी हमने स्टैब्लिश कर तो ली, लेकिन अब वहाँ पे भी हमें कुछ क्राइसिस, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे डील करना पड़ा। तो आज का जो नया चैप्टर है उसमें हम जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो हमने स्टैब्लिश किया था अपनी कंट्री के लिए, उसमें क्या क्राइसिस हुआ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे कि यस पॉलिटिकल साइंस के लेसन्स किसके साथ, हीना के साथ। चलिए भाई, हाँ जी, तो द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पार्ट 1 पहला सेशन है। तो जो बच्चे भी पहला मतलब जैसे कि यहाँ से आपने वीडियो जो है वो देखना शुरू किया है तो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे, क्यों? क्योंकि आज फर्स्ट क्लास ही है ना। अब डेमोक्रेसी तो देखो, डेमोक्रेटिक इज डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। इसका मतलब 18+ ईयर्स के जो भी लोग हैं, 18 या 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो लोग, उन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, राइट टू वोट, जिसको एक्सेस करके वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम लोग डेमोक्रेसी क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब मुद्दे की बात, आज लेक्चर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, एक बैकग्राउंड। देखिए जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, तो हिस्ट्री में हम कोई भी इवेंट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो जब भी हम रिवोल्ट पढ़ेंगे, वो इवेंट जब भी हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस इवेंट से पहले क्या सिचुएशन थी, है ना, क्या ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा था कि जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। ठीक है, एंड देन मेन इवेंट रिवोल्ट हो गया। अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ, ये भी हमें जानना बेहद जरूरी है। पर क्यों? ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, हम कनेक्टेड जो है वो फील करें। ठीक है भाई, तो ऐसे ही देश में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी क्या होती है, जैसे हम कभी भी किसी दोस्त को भी फोन करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक पंचर हो गई, कुछ भी होगा, तो फोन करके क्या बोलते हैं, अरे इमरजेंसी है यार, जल्दी आ जा, है ना। तो मतलब सिचुएशन क्या है, हमारे हाथ से निकल गई है एंड वी नीड हेल्प। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, जब कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो ऐसा क्या सिनेरियो था, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी, है ना। तो उसका बैकग्राउंड, ठीक है भाई। उसके बाद भाई 1971 के इलेक्शंस के बाद देश में क्या सिचुएशंस बनी, है ना, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी रही। इसके बाद कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा उसको हिस्ट्री से और इकोनॉमी से लिंक करके पढ़ना है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात और बिहार में कुछ मूवमेंट्स हुए। मूवमेंट्स एज इन लोगों ने अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखी, किस तरीके से रखी, तो उस पर बात की जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जो हैं वो कौन थे, और नक्सलाइट मूवमेंट, और एक रेलवे की स्ट्राइक हुई थी जो कि काफ़ी फेमस थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो देखो आज का लेक्चर जो है वो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीबीटी के हिसाब से। ठीक है भाई, एंड यस एज यूजुअल इंडिया का मैप है, आपको फोकस करना है, मतलब मेक इट अ हैबिट ना कि डेली किसी एक स्टेट के बारे में बात करते हैं। चलो आज हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, है ना। तो राजस्थान जो है, इससे पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो टच होता है, और राजस्थान की कैपिटल इज जयपुर। ठीक है भाई, तो राजस्थान की आपकी आईपीएल की टीम भी है ना, रॉयल राजस्थान, नहीं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, याद रखना है। आपको अरेंजमेंट जो है वो याद रखना है, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलिए भाई, आप बात करते हैं क्या, इमरजेंसी के बैकग्राउंड की बात करते हैं। देश में ऐसी क्या सिचुएशन थी
ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे, लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही थी, या सरकार जो है उन प्रॉब्लम से डील क्यों नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी, है ना भाई। तो जो 1970s वाला जो पीरियड है, जो पूरा का पूरा डेकेड है, उसको क्या बोला जाता है, इट वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, है ना। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब क्या, कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं थी देश में, उबड़ खाबड़ 36 का आंकड़ा रहेगा, है ना, वो कश्मकश थी, ठीक है भाई। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देश में नहीं थी ड्यूरिंग 1970s, इसीलिए इमरजेंसी लगी। अब वो क्यों नहीं थी ये हम जानेंगे। सो दिस पीरियड विटनेस टेंशंस इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अब देखिए, है ना, अगर हम क्या बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो तीन चीजों की हम बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इनको बोला जाता है। आजकल फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है, मीडिया को बोला जाता है, ठीक है भाई। तो लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट क्या करती है, सारे एमपीज पार्लियामेंट में बैठ के क्या करते हैं, आपके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, मेन लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेशन वाला काम है, ठीक है। उसके बाद दी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है कि भाई जो पॉलिसीज बना ली अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, राइट, ठीक है। एंड थर्ड पिलर इज योर जुडिशरी, योर न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की है, इंटीग्रेटेड, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी कंट्री में, ठीक है भाई। इसके बाद तो अब ये जो दिक्कत आई वो क्यों आई, क्योंकि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में टेंशन हो गई। अब देखो, जो गवर्नमेंट और जुडिशरी है, इनको कैसे, इनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए है, इनको अलग अलग होके जो है वो काम करना चाहिए है, एक दूसरे के मैटर में, एक दूसरे के स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करना है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा हुआ, या तो गवर्नमेंट ने जुडिशरी को काम नहीं करने दिया, या जुडिशरी ने गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया, इसीलिए क्या हो गया, टसल हो गया और इमरजेंसी लगी, ठीक है भाई। नाउ सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एरप्टेड विद इन द कांग्रेस। हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में वैसे ही, है ना, डिफरेंसेस आ गए थे, क्योंकि सिंडिकेट चाहता था कि भाई इंदिरा गांधी उनके हिसाब से काम करे, पर इंदिरा गांधी ने तो नहीं किया। बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी जो है वो इंदिरा गांधी वाले कैंडिडेट जीत गए, तो सिंडिकेट जो है वो नाराज हो गया, है ना। सिंडिकेट कौन, मैंने बताया आपको प्रीवियस सेशन में। तो जैसे जैसे टाइम निकला, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ये और ज्यादा शार्प होते चले गए, और क्या हो गया भाई, दोनों में डिवीजन आ गया, इंदिरा गांधी और उनके ओपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, बैकग्राउंड हुआ, ये सब देश में क्या हो रहा था, चल रहा था, ठीक है भाई। अब तो 1971 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने, देखिए इलेक्शंस हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो कांग्रेस फिर से एस्टैब्लिश हुई, है ना, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हम देख चुके हैं, है ना, मतलब देख चुके हैं से मेरा मतलब ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। कांग्रेस फिर से एस्टैब्लिश हुई, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की इन इलेक्शंस में। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का मतलब क्या, कि कांग्रेस की इलेक्शंस में ज्यादा सीट्स आई और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार जो है वो बनाई। इतना क्लियर। तो हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने बैकग्राउंड देखा इमरजेंसी का, एंड हमने क्या देखा कि 1971 के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देश में इकोनॉमिक सिचुएशंस की हम बात करें। देखिए इकोनॉमिक मतलब क्या, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम कर रही थी, है ना। तो उस पर अगर हम बात करें तो देखिए इस टाइम पे क्या हुआ था, बांग्लादेश का वॉर हुआ था, ठीक है। तो जब हम लोग आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे क्या, कि 1974 के लगभग, है ना, क्या हुआ था, वॉर हुआ था, और उस टाइम पे इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वॉर हुआ था उसमें, है ना। तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी भी सफर हुई। भाई देखो अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हुई, वॉर हुआ, यहाँ पे मैपिंग इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगर मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो मैं तो पूछ लूंगी बांग्लादेश जो है वो कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री जो है उसकी टच होती है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता करना है। अब वॉर बांग्लादेश में हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे सफर हुई मैम, तो देखो नेबरिंग कंट्री है, वहां कुछ हलचल होगी तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। अब वहां पे मारकाट मची हुई थी, वॉर चल रहा था, तो लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की तरफ भागे। सो इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई, है ना। अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन लोग जो हैं वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। भाई अब अपने ही पॉपुलेशन को संभालना, उनको फीड करना इतना बड़ा टास्क था, 8 मिलियन लोग और आ गए।
अब गवर्नमेंट ने कैसे मैनेज किया होगा, ठीक है भाई। इस टाइम पे भाई हेल्प मांगी गई, जो ऑलरेडी बड़े बड़े देश थे उनको बोला गया वी नीड योर हेल्प, लेकिन यूएसए से कोई हेल्प नहीं आई, ठीक है। अब क्या हुआ कि वही वाली बात हो गई ना कि भाई सैलरी तो उतनी है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, खर्चे ज़्यादा हो गए, है ना, तो कैसे अपना जो फाइनेंसेस मैनेज किए जाएंगे, तो ग्रोथ क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है। तो ग्रोथ स्लो डाउन, एंड उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे, तेल के जो दाम थे वो बढ़ गए। बोलो मैम अभी भी बढ़े हुए हैं वो तो, है ना। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना बच्चों, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऐसा क्यों, अब देखिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो आपकी सबसे पहले सब्जी ये सब महंगा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में भी प्रॉपर दिल्ली में तो खेत है नहीं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में खेत हैं, डीयू के कैंपस के पास खेत हैं, या सेंट्रल दिल्ली में सीपी के आसपास खेत हैं, नहीं, आउटर एरिया में है या आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो वहाँ से सब्जी लेके यहाँ पे लाना और मंडी में जाके बेचना, उसके लिए क्या चाहिए भाई, कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए है, चाहे ट्रेन से लाया जाए वो सामान, चाहे ट्रक से लाया जाए, उसमें तो फ्यूल डलेगा ना, डीजल पेट्रोल। तो जब ऑयल के प्राइसेस महंगे होंगे तो इवेंचुअली वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, और उसका बर्डन कौन लेंगे, हम कंज्यूमर्स, राइट। तो वैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन आ गई इंडिया में। और मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल लेवल जो प्राइस, मतलब जनरल राइज इन दी प्राइसेस, जो रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें होती हैं जब उनका दाम जो है वो बढ़ जाता है, हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। रिसेंटली अभी मदर डेयरी ने जो 26 रुपीज़ का हाफ के जी मिल्क का पैकेट आता था उसको 27 कर दिया, है ना। एंड व्हेन आई केम टू दिल्ली तो डबल टोन्ड वाला दूध का पैकेट ना शायद 11 या 12 रुपए का आता था, एंड इवेंचुअली अब आप देखिए कितना महंगा हो गया है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, इसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, मुद्रास्फीति से हम हिंदी में बोलते हैं। अब क्या हो रहा था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, और उसी के साथ ग्रोथ स्लो हो गई, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कुछ समझ में आ रहा है, ट्विन चैलेंजेस की बात की थी, है ना, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड और पॉवर्टी। ये तो वापस जैसे तैसे सरकार बेचारी काम कर रही है कि कैसे काम किया जाए, नहीं किया जाए, और ये चीजें तो वापस लौट के आ रही हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी सिचुएशन किसकी थी, इकोनॉमी की थी, ठीक है, क्लियर इतना। आगे बढ़ेंगे ना। अब देखिए, अब ये मूवमेंट्स क्यों हुए, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना, फिजिक्स में नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो बिहार और गुजरात में मूवमेंट्स क्यों हुए, जो स्टूडेंट्स थे दोनों के दोनों स्टेट्स से, इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो असेंशियल कमोडिटीज हैं, है ना, असेंशियल कमोडिटीज मतलब शुगर, ठीक है, ऑयल, मिल्क, इन सब के प्राइस बढ़ गए भाई। कुछ चलो हम पनीर नहीं खाएंगे डेली, पर ये बेसिक चीजें तो चाहिए है ना रोज। अब इन्हीं के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड सी इनकम है, आप कितना खर्च करोगे इन चीज़ों पे। तो लोगों ने क्या किया, इन चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी, प्रोक्योर करके रख लिया, खूब सारी चीनी जमा करके रख ली घर में, और फिर उसको जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो महंगे दामों में बेचा। कोविड के टाइम पे यही हुआ था, है ना। क्या सैनिटाइजर नहीं मिलता था तो वो छोटू सी बॉटल भी सैनिटाइजर की 100-150 रुपए की आती थी, इतना गंदा सा वो मास्क था, 350 रुपए का खरीदा था मैंने। और उसमें भी केमिस्ट वाला मुझे ऐसे, मतलब जो केमिस्ट की शॉप पे था वो मुझे बोल रहा था कि मैम लास्ट बचा है, देख लीजिए 350 में लेना है या नहीं लेना है ना। तो इसी तरीके की चीज़ों के अगेंस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत बात है, करप्शन हो रहा है, और उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया, ठीक है। कहाँ के स्टूडेंट्स, आपके गुजरात और बिहार, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई रिवॉल्यूशन की जरूरत है, अब तो हमें सरकार के सामने जाना पड़ेगा, और उन्होंने नेतृत्व किया इस चीज का, ठीक है भाई। पर उन्होंने बोला ठीक है हम अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, बट इट शुड बी नॉन वायलेंट, मतलब वायलेंस नहीं होनी चाहिए है, हिंसा नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से अपनी बात रखेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला दैट द मूवमेंट इट विल नॉट बी लिमिटेड टू बिहार ओनली, कि भाई ऐसा नहीं कि स्टेट में ही हम रिवोल्ट कर रहे हैं, नहीं, पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा। क्योंकि भाई देखो एसेंशियल कमोडिटीज तो सबकी नीड है ना, ऐसा थोड़ा है कि इन चीज़ों की जरूरत सिर्फ बिहार और गुजरात में रहने वाले लोगों को थी, ठीक है। तो अब देखो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ से थे, बिहार से थे, उन्होंने किस तरीके की रिवॉल्यूशन की बात की थी, नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन की बात की थी, अगेंस्ट दिस प्राइस राइज और अगेंस्ट दी करप्शन और दी ब्लैक मार्केटिंग। क्लियर इतना, ठीक है, बढ़िया। अब
अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण थे कौन? तो देखिए मैंने उनकी इमेज जो है वो ऐड की हुई है। इनको पॉपुलरली फेमस, इनको जेपी या लोकनायक बोला जाता था। ये पेपर का क्वेश्चन है। पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई लोकनायक जो है वो किसे बोला जाता है ना? तो जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने क्या भाई, ये कौन थे? ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था, आपका इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट्स थे उनमें भी क्या किया था, अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और ये एक थ्योरिस्ट भी थे, ये एक सोशलिस्ट भी थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। ये भी आपको पता होना चाहिए है ना? जो फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज है ना, उनके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या थे और क्या नहीं थे, है ना? मतलब पॉलिटिकल थॉट्स भी थे इनके, या ये सोशलिस्ट थे, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, राइट? कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, यही सारी चीजें, ठीक है भाई। अब बिहार मूवमेंट जो है, इन्होंने उसमें क्या किया भाई, पार्टिसिपेट किया, मतलब इनिशिएटिव इनकी तरफ से किया गया था, राइट? टोटल रेवोल्यूशन कब की इनकी पैदाइश थी? 11 अक्टूबर 1902 और इनकी मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1979। डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हो, वो जरूरी होती है याद रखना, ठीक है भाई। और हाँ, फेमस क्या क्या नाम और किन किन चीजों से लिंक थे, किस चीज में, मतलब किस मूवमेंट में या किस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपको पता होना चाहिए है, ठीक है भाई। चलिए नाउ अब बात करते हैं किसकी, नक्सलाइट मूवमेंट की। तो देखो नक्सलाइट्स हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नाम तो सुनते रहते हैं ना कि नक्सलियों ने हमला किया, नक्सलाइट हमला हुआ। ये शुरुआत कहाँ से हुई? आप सोचिए, इतने टाइम पहले से ये सब चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं। सो अगर हम बात करें नक्सलाइट मूवमेंट की, तो भाई ये उस आइडियोलॉजी के लोग थे जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था ये लॉ वगैरह, कानून वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट को जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उस चीज के लिए काम नहीं करती है। तो ये वो लोग थे जो कि क्या, पॉलिटिकल और कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्या करते थे, चाहते थे पूरी तरीके से खत्म कर देना, कि नहीं भाई ये सिस्टम जो है वो काम नहीं करना चाहिए है। और इसीलिए ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का अपोज करने के लिए इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स और वायलेंस जो है ना, इसका क्या किया, इसका यूज किया। सीधे ये लोग अटैक करते थे। आप चलो इतना पुराना, मतलब ये तो काफी पुरानी बात है, हम आज की डेट में देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे कितनी पुलिस फोर्स होती है ना? उसके बावजूद भी क्या होता है, आपने देखा है कितना मतलब फोर्सेस पे अटैक वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके की वॉरफेयर टेक्निक्स का ये लोग यूज करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है भाई। इनको क्या बोला गया, नक्सलाइट्स बोला गया। मैम नक्सलाइट्स नाम क्यों रखा है ना, ये अपने आप को नक्सलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों जो 1967 में एक अपराइजिंग, मतलब दिस इज रिवॉल्यूशन, है ना, ठीक है, किसकी, पीजेंट्स, पीजेंट मतलब खेती बाड़ी वाले लोग, ठीक है भाई। उनका एक मूवमेंट हुआ था, कहाँ पे, नक्सलबाड़ी एरिया में। नक्सलबाड़ी कहाँ पर, आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के पास। तो नक्सलबाड़ी, नक्सलाइट मूवमेंट, क्लियर, 1967 में। लीडरशिप किसकी, किसने नेतृत्व किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, ठीक है। चलिए भाई, तो ये पेपर का क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1967 और नक्सलबाड़ी एरिया और CPIM, है ना, इन्होंने क्या किया भाई, इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। अब तो नक्सलाइट्स जो हैं, जो भी लोग जो कि चाहते थे कि पॉलिटिकल और कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म कर देना है, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को दे यूज्ड फोर्स, है ना, मैंने बोला ना कि वायलेंस का इन लोगों ने इस्तेमाल किया और जमीन छीन ली। किनसे, जो पैसे वाले, जो बड़े बड़े जमींदार जो थे, उनसे जमीन छीन के ये क्या करते थे, गरीब किसानों को, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको देते थे, है ना, ताकि बैलेंस बैठा रहे, ठीक है भाई। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो बड़े लोग थे, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो गवर्नमेंट ने भी इनके अगेंस्ट काम किया, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए नक्सलाइट मूवमेंट से डील करने में। और आज भी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब रही है, रहती भी है। काफ़ी बार बीच में ऐसी मतलब कोशिश की गई है कि बैठ के बात करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या देखा, नक्सलाइट मूवमेंट देखा। अब बात करेंगे किसकी, रेलवे की स्ट्राइक। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, कब हुई थी, 1974 में हुई थी। देखो चीजों को लिंक करते चलना। हमने सबसे पहले देखा क्या कि इमरजेंसी का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, उसके बाद 1971 के इलेक्शंस की हमने बात की,
फिर मैंने आपको थोड़ा सा मतलब लाइक एक ग्लिम्स दिया कि बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था तो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या सिचुएशन जो है वो देश में आ गई जिससे हमें क्या करना पड़ा, डील करना पड़ा। ठीक है, गुजरात और बिहार मूवमेंट्स की हमने बात की। गुजरात और बिहार के मूवमेंट्स के बाद बच्चों क्या बात रखी हमने, नक्सलाइट मूवमेंट 1967, है ना। और उसके बाद फाइनली रेलवे की स्ट्राइक हुई। ठीक है, अब देखो अगर ना ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए है, ट्रेन रुक जाती है तो देश रुक जाता है सब। और मैं बार बार आपको ना कोविड का एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि रीसेंट है ना, और आपने हमने सबने वो सिचुएशन फेस की तो आप रिलेट कर पाओगे। कंप्लीट लॉकडाउन लगा था मार्च में, है ना, जब देश में सब कुछ रुक गया था, हर एक एक चीज़ महंगी हो गई थी। मतलब एक पॉइंट पे तो हमें ऐसा लगा था कि मिल्क और शुगर ये चीज़ें भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लोगों को ऐसा बोला गया था इतना आटा दाल चावल जो है वो सब प्रोक्योर करके घर में आप अपने रख लो, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। बहुत बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन थी। तो देखिए अब यहाँ पे रेलवे की स्ट्राइक क्यों हुई, 1974 में नेशनल कमिटी बनी, एक कमिटी बनाई गई, किसके नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में एक कमिटी बनाई गई और इस कमिटी ने क्या डिमांड रखी, इन्होंने बोला कि जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको क्या, उनको बोनस दिया जाए, है ना, जो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है ना दिवाली वगैरह पे मिलता है वो, और उनकी सर्विस कंडीशंस को क्या किया जाए, थोड़ा सा इम्प्रूव करो भाई, बड़े मतलब दिक्कत वाला काम है ना। तो ये सारी मांग रखी गई सरकार के सामने। So due to this, the traffic system of the country came to halt. अब रेलवे के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या बोला कि जब तक आप हमारी ये डिमांड्स जो हैं इनको फुलफिल नहीं करोगे ना, हम काम पे वापस नहीं आएंगे। अब रेल रुक गई, जैसे कोविड में रुकी हुई थी, तो क्या हो गया भाई, पूरा सिस्टम पड़ गया ठप, सब कुछ रुक गया। गवर्नमेंट ने भी क्या बोला, भाई तुम जाओ, जो बन पड़ता है कर लो, हम तो नहीं मान रहे। सो गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दी डिमांड। गवर्नमेंट ने बिल्कुल नकार दिया सिरे से कि भाई हम तो नहीं मानेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, डिसकंटेंट हुआ, किसमें, देश में बहुत ज़्यादा। ठीक, क्यों डिसकंटेंट हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अपनी डिमांड सामने रखी। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि नहीं भाई हम तो आपकी डिमांड जो है वो नहीं मानेंगे। तो वो जो टसल था वो और ज़्यादा एग्रावेट हो गया, सिचुएशन जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ गई। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। यस, ये एक इमेज जो है वो मैंने इंक्लूड की हुई है सो दैट आपको अंदाजा हो जाए कि है ना रेलवे की, देखो ट्रेन के ऊपर ही चढ़ के खड़े हुए हैं लोग कि भाई हम तो ट्रेन नहीं चलने देंगे तब तक जब तक कि आप हमारी बात जो है वो नहीं मान लोगे। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हो गया। तो देखो आज का लेक्चर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्विक जो है हम रिकैप लेंगे। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी क्या होता है भाई, कोई भी सिचुएशन जो हाथ से निकल जाती है जिसको आपातकाल बोला जाता है ना। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड होता है जहाँ पे जिन पेशेंट्स को है ना मतलब तुरंत जिनको मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उनको मेडिकल कंडीशंस दी जाए, है ना, उनको मेडिकेशंस दिया जाए, उनको उस वार्ड में एडमिट किया जाता है। तो वैसे ही देश की सिचुएशन प्रिकैरियस हो गई थी, तो हमने देखा बैकग्राउंड कि भाई ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी। उसके बाद हमने क्या देखा कि 1971 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है भाई, तो 1971 के इलेक्शंस हो गए। इसके बाद हमने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की, है ना, बताया मैंने आपको, महंगाई ये वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की कि यूएसए ने मना कर दिया हम आपकी हेल्प जो है वो नहीं करेंगे। और इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स जो कि कहाँ के थे, गुजरात और बिहार के थे, वो उठ खड़े हुए कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। इसी में इन स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मैंने आपको बताया, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने किसकी बात की, इसके बाद हमने बात की नक्सलाइट मूवमेंट की। नक्सलाइट क्यों, 1967 नक्सलबाड़ी एरिया कहाँ का, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास का, वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई। लोग जो है वो बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया भाई, एक रिवॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ किया, जहाँ पे कि बड़े बड़े लोगों से, जो बड़े जमींदार थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनसे ज़मीन लेके गरीब लोगों को दे दी गई, नक्सलाइट्स। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट आपका टॉपिक 1974 की रेलवे स्ट्राइक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या, देखो आज तो बिल्कुल ऐसा है कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो बिल्कुल हमने नींव रखी है कि हाँ ठीक है क्या क्राइसिस हुआ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के बाद। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, साथ के साथ चीज़ों को रिवाइज करते जाना। ठीक है, आपके 3-4 जो है चैप्टर्स और बच्चों, उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।